हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे, काफी सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में। तो हल्का सा एक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था, आगे आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक। उसके बाद हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पर हमने ये जो स्लाइड है इसको तो हमने पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत समझ लिया था और एक इंट्रोडक्शन ले लिया था कि रेजिस्टेंस क्या है और कंडक्टेंस क्या है। चलिए अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। अब कंडक्टर्स होते क्या है, आप सभी ने सुना होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का मतलब है अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अभी जो कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, एक होते हैं हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स, और दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर जैसे हमारा टीवी है या फोन है, ये होते हैं हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो हमने अपने व्हीकल्स में बैटरीज को देखा होगा, तो उनके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, तो वही क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं। कौन से, व्हीकल्स में बैटरीज, ठीक। ये होते हैं हमारे कंडक्टर्स, दो तरह के। अब हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं बच्चों कि मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो एक एक करके इनके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा मेटेलिक कंडक्टर्स का। यहाँ पर कंडक्टेंस कैसी होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से यहाँ पर कंडक्टेंस होती है। जबकि यहाँ पर किसके, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में कैसे होती है कंडक्टेंस, मूवमेंट ऑफ आयन से, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पर आयंस के मूवमेंट से कंडक्टेंस होती है, ठीक है। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर ऑन पासिंग करंट, यानी कि कोई भी मैटर यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता जब भी करंट पास होता है, जबकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, ठीक। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर होता है नो केमिकल चेंज।
यहाँ पर किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अगर चेंज होता भी है मेटेलिक कंडक्टर्स में तो कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। यानी कि किसी की भी जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ज्यादा ज्यादा भौतिक परिवर्तन होगा लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर। तो यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर। ठीक। चल, अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वहां पर क्या होता है? कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? और जबकि यहां पर क्या होता है कि कंडक्टेंस इंक्रीज विद यहां पर होता है कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां पर तो जब टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों? देखो, अगर टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इंक्रीज होने से कोलिजन कोलिजन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसके कारण जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो कंडक्टेंस अपने आप ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, 9th में, 10th में, 11th में, कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? कोलिजन की वजह से। ये क्यों बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से। और ये क्यों बढ़ रहा है? टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए हम बेसिकली कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कंडक्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट बच्चों आपको नोट कर लेने हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो ये बात थी कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स हम पढ़ चुके, कंडक्टर हम समझ चुके। बेसिकली कंडक्टर्स हैं कि जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं या पास करवाते हैं। ठीक, चलिए, अब बाकी अगर हम अपोजिट कंडक्टर के होते हैं इंसुलेटर, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और एक होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं। ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट था हमें मेटेलिक कंडक्टर पढ़ना और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना, जो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सिंपल R इज इक्वल्स टू रो L बाई, जहां पर R क्या है? R है हमारा रेजिस्टेंस, इसका ये फॉर्मूला है, ये आपको नोट करना है। ये है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी या हम कहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। L है लेंथ और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल बच्चों, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है, ओम लिखो, या हम इसको लिख सकते हैं
तरीके से ओम का सिंबल बना करके, ठीक है, इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, इस भी तरीके से हम ओम को लिख सकते हैं। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक, इतना आप नोट कीजिए बच्चों। उसके बाद पढ़ेंगे कंडक्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा कंडक्टेंस। अभी तक तो हमने पीछे कंडक्टर्स पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा हमने रेजिस्टेंस, अब पढ़ेंगे कंडक्टेंस। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसका केमिस्ट्री में क्या यूज है। जैसे कि हम ऐसे सॉल्यूशन लेते थे, यहाँ पर जब हम सेल बनाते थे इस तरीके से होता था, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये होती थी कैथोड और ये होता था एनोड, या ये एनोड ये कैथोड, जो भी आप, ठीक। तो अब यहाँ पर एल का, लेंथ का, एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या होगा, हम कह रहे हैं यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है इनके बीच की, ये क्या हो गया हमारी लेंथ होगी, ठीक है, एल। बाकी जितना ये यहां से यहां तक देखो बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप हो रखा है इतना, तो ये क्या होगा हमारा एरिया, ठीक है। तो यहीं पर ये अप्लाई होता है ये फॉर्मूला, ठीक। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। अब रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर रहे थे, तो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं बच्चों जी से, ठीक है। अब कंडक्टेंस की अगर डेफिनेशन लिखें तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपली ये है क्या, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी कि G इज इक्वल्स टू 1/R सिंपल। इसको अगर हम थोड़ा और लिखें डिटेल में तो क्या लिख सकते हैं, R की वैल्यू क्या है, रो L/A सिंपल, ये हो गया। या हम इसको और ज्यादा लिखे डिटेल में तो क्या लिख सकते हैं, 1/रो इंटू L/A, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी रेजिस्टिविटी की, तो 1/रो को क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस हम इसे कहते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम कहते हैं। अब वो क्या होता है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर हम यूनिट की बात करें यहाँ पर बच्चों, तो जैसे यहाँ पर यूनिट थी ओम, यहाँ पर यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, या हम लिख सकते हैं MHO, या हम लिख सकते हैं बच्चों इसकी यूनिट होती है साइमंस, ठीक है। इसको एस से डिनोट भी किया जाता है, यूनिट क्या होती है साइमंस, जिसको एस से डिनोट किया जा सकता है। तो या आप MHO लिख सकते हैं, है ना, MHO यानी कि ओम को उल्टा करके लिख दिया हमने, या ओम इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई इसकी यूनिट किसकी, कंडक्टेंस की। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बच्चों कापा भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कापा भी। KAPPA। अब कापा है क्या, हमने कहा 1/रो को क्या कहा जाता है, कापा, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L बाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम लिखे 1/रो इज इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। अब 1/R क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो 1/रो तो क्या हो गया,
सिंपल लिखेंगे 1/ρ क्या है, कापा है। 1/r क्या था हमारे पास, 1/r था g, यानी कि कंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा कहें या हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था तो उसमें क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी। ठीक, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, 1/ρ की जगह हम लिख सकते हैं कापा इज इक्वल्स टू 1/r की जगह लिख सकते हैं हम g, है ना, g तो है, ये हमारा कंडक्टेंस ही तो है, और इंटू L/A, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब L/A क्या है बच्चों, सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो सेल कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या होता है, चेंजेस विद चेंज इन सेल, यानी कि जैसे जैसे सेल चेंज होता है ये भी क्या होता है, चेंज होता है सेल के साथ। ठीक, अब दूसरी चीज इसकी SI यूनिट क्या है, जी की तो हमें पता है, सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं MHO सेंटीमीटर इनवर्स, या लिख सकते हैं साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन तीनों में से इसकी SI यूनिट कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे सेल चेंज होता है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आपने कंडक्टेंस लिख लिया होगा कि मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, आपने लिख लिया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, कैसे हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आपने कंडक्टेंस लिख लिया होगा, कंडक्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। फिर हमने लिख लिया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा या कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों। तो सिंपल आपको ये नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, सिंपल मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा m से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला है K/C। ठीक है, अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इसको हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। तो अगर हम सिंपल कहें कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, सिंपली हम कहें कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी कि कापा, ड्यू टू all the ions present in a solution containing 1 mole electrolyte। सिंपल, ये पूरा यहाँ पर जो लिखा हुआ इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखें तो क्या है, कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब मोलर कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं कापा इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, जहां पर k तो हमें पता है क्या है, कापा यानी कि कंडक्टिविटी। ठीक, कापा यानी कि सिंपल बोले तो कंडक्टिविटी, और m क्या है, मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। सिंपल ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, चलिए इतना आपको नोट कर लेना है।
बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। थोड़ा बहुत मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही होता है, दोनों लगभग लैम्डा ई से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन है, कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट। वन ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन, वहां पर क्या था मोलारिटी, तो यहां पर आ जाता है नॉर्मेलिटी। ठीक, तो हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अलावा हमने आज के लेक्चर में पढ़ा बच्चों कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा किसे कहते हैं। ठीक, चलिए बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, वहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी हमने अभी टॉपिक्स पढ़े हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।